हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स से गीता। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं दक्खनी शैली पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर तो इन सभी के बारे में देखेंगे। और साथ साथ में आप लोग को बता देते हैं, इससे पहले मैंने आपको लाइव में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आप ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा टफ भी हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। और जो है बाकी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि आपकी रिकॉर्डेड क्लास लगेंगी, फेस्टिवल की वजह से आपकी लोग की क्लास नहीं हो पा रही है। मैं आपको एक भी वीडियो कोई भी पुरानी नहीं दूंगी, बिल्कुल जो भी वीडियो दूंगी बिल्कुल आप लोग को एकदम न्यू वीडियो दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे तो वो पहले नोट से पढ़ेंगे कि ताकि आप लोग को समझ में आए। फिर इसके पहले हम नोट्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम जितने भी हैं यहाँ पर उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम नोट से आप लोग को पढ़ाते हैं कि पहले स्टार्टिंग कर देते हैं कि हाँ दक्खनी शैली की जो शुरुआत हुई है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है। तो दक्खनी शैली का जो टाइम पीरियड है 16वीं से 19वीं सदी है। ठीक है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि 16वीं सदी से जब ये टाइम चल रहा था मुगल का, दक्खनी शैली का, और जिस टाइम में राजस्थानी, उसी टाइम का ही यहाँ पर पीरियड है दक्खनी शैली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो विंध्य पर्वत, पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि जो दक्खनी शैली की शुरुआत हुई है तो वो कैसी हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विंध्य पर्वतों से दूर दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों में बहमनी सुल्तानों का अधिकार था। ठीक है, ये जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपने इस तरीके से नहीं समझा तो आप लोग को आगे नहीं समझ में आएगा कि कैसे कैसे शुरुआत हुई है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है तो आप लोग को बहुत अच्छा सा लगेगा, उसको लर्न आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब आप लोगों ने इन चीज़ों को, इनके थॉट्स को, इनको जो है वो उनको समझ लिया है तो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखो, विंध्य पर्वत से दूर दक्षिण भारत में पठारी क्षेत्रों में बहमनी सुल्तानों का अधिकार था। मतलब किसका, शुरुआत में किसका अधिकार था? बहमनी सुल्तानों का अधिकार था। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं कि जो बहमनी साम्राज्य का था स्थापना, वो 1347 ईस्वी में, और जबकि दक्खनी शैली का टाइम पीरियड कितना है? 16वीं है। और यहाँ पर जो बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना थी वो यानी कि 14वीं शताब्दी में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। ठीक है, अब यहाँ पे 14वीं शताब्दी का क्या इंपॉर्टेंस है वो आप लोग देखेंगे अभी आगे जाकर। ठीक है, तो आगे चलकर बहमनी साम्राज्य जो है वो 5 भागों में बट गया था। कितने भागों में? 5 भागों में बटा था, वही जो 14वीं शताब्दी में जिसकी स्थापना हुई है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो 5 कौन से थे? तो वो थे बीजापुर, और यहाँ पर है अहमदनगर। देखो ये आप लोग को देखना, ये दो एक ही केंद्र हैं। ठीक है, यानी कि ये दो एक ही केंद्र है, तो एक ये हो गया, दूसरा है महाराष्ट्र का अहमदनगर। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र, ये दो। ठीक है, ये जो हो गए। बाकी है यहाँ पर तीसरा गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा है, और ये है आपका बीदर और हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आगे चलकर ये 5 भागों में जो बटा था, मतलब आपका ये, एक मिनट समझा देती हूँ आप लोग को, ऐसे आप लोग को एकदम हौच पौच हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो बीजापुर एक ये हो गया, दूसरा जो है अहमदनगर, दूसरा ये हो गया, तीसरा है गोलकुंडा, ये हो गया तीसरा नंबर। फिर ये गोलकुंडा जो है वो हैदराबाद, ये एक ही है, क्योंकि जो है आगे जाकर आप लोग समझेंगे कि ये हैदराबाद में, मतलब हैदराबाद इसकी जो है स्थापना हो गई थी, मतलब ये कह सकते हैं अधिकार जमा लिया था हैदराबाद पर। बाकी चलो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। बाकी तीसरा ये हो गया, चौथा है बरार है, बाकी है बीदर। ठीक है, ये पांच जो थे आप लोग को मैंने बताया है, 5 भागों में आगे चलकर बहमनी साम्राज्य बढ़ गया। ठीक है, तो ये बाकी इसका टाइम पीरियड लिखा है, यहाँ पर स्थान लिखा हुआ है, ये आप लोग साथ साथ में स्थान भी देते जाएंगे। बाकी समय इस पर लिखा हुआ है, तो आप लोग समय याद रखिएगा कि कौन से टाइम पीरियड में, जैसे बीजापुर का टाइम पीरियड है वो 15वीं शताब्दी का है, इसका जो स्थापना की बात हो रही है। ठीक है, तो अहमदनगर है वो 1490 हो गया, ये भी 15वीं हो गया, ये 16वीं हो गया, ये भी 15वीं हो गया बरार। बाकी बीदर है, ये भी 16वीं हो गया। बाकी हैदराबाद जो है वो 18वीं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं इनके संस्थापक, तो आप लोग संस्थापक देख सकते हैं, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह आदिल शाही वंशी हैं। बाकी ऐसे ही अहमदनगर के मलिक अहमद और निजाम शाही, इसके वंश। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर सारे जितने भी हैं संस्थापक और वंश देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो हो गया, बाकी नेक्स्ट हम पढ़ते भी रहेंगे। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी जो है नुजूम उल उलूम, अभी आगे जाकर इसको भी पढ़ाएंगे, तो वर्तमान में किस संग्रहालय में संरक्षित है। अब देखो यहाँ पर नुजूम उल उलूम को भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग को नुजूम उल उलूम समझ में आ गया तो आप लोग आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकते हैं। नुजूम उल उलूम जो होता है वो क्या मतलब क्या है, ये एक खगोल विद्या का ग्रंथ है। ठीक है, किसका है, खगोल विद्या ग्रंथ है। ठीक है, ये पहली चीज़ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नुजूम उल उलूम है क्या। तो ये क्या है, एक ग्रंथ है, खगोल विद्या का ग्रंथ, जिसमें आप लोगों को तारों का विज्ञान, मतलब इसको जो है खगोल विद्या ग्रंथ इसे कहा जाता है, तारों का विज्ञान कहा जाता है या विज्ञान का सितारा। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं जो नुजूम उल उलूम जो मतलब समय में चित्रित हुआ था, इसका वो कहा हुआ था, वो हुआ था मतलब ये कह सकते हैं चांद सुल्तान। ठीक है, चांद सुल्तान, जो चांद सुल्तान था वो क्या था, कला का पारखी था या कला पारखी था इसके राज्यकाल में। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं इसका जो चित्रण करने का समय है वो भी याद रखना 1570 है, और ये कहाँ पर संग्रहित है, तो वो संग्रहित हो जाएगा चेस्टर बेट्टी संग्रहालय, डबलिन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि चेस्टर बेट्टी संग्रहालय ये डबलिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है। बाकी अगर यहाँ से पूछा जाता है कि यहाँ पर चित्रों की संख्या कितनी है, तो 1876 है, और नक्शे कितने बने हुए हैं, नक्शे जो बने हैं इसमें कितने हैं, 140 है। अगर यहाँ पर प्रभाव पूछता है तो किसका प्रभाव है, तो तुर्की का प्रभाव रहा है। ठीक है, किसका रहा है, तुर्की का प्रभाव रहा है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि गोलकुंडा उपशैली है, यानी कि जो गोलकुंडा की उपशैली है वो कौन सी है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, अपभ्रंश शैली तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बिल्कुल दक्षिणी शैली की हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी ये भी याद रखिएगा कि जो गोलकुंडा है, यहाँ पर तो गोलकुंडा की उपशैली पूछा है, ये तो बाकी तो दक्षिणी शैली में है ही, और साथ साथ में इसके जितने भी राज्य हैं वो केंद्र हैं वो भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से कैसे आप पॉइंट्स याद कर सकते हैं, जैसे कि गोलकुंडा, अब देखो उपशैली पूछा है, हो सकता है कि गोलकुंडा कहाँ पर है, तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ कहाँ पर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ पूछ लेता है कि कौन सा समय था, तो ये कौन सा समय हो जाएगा, 16वीं शताब्दी, यानी गोलकुंडा का जो समय था इसकी स्थापना हुई थी 16वीं शताब्दी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1512। ठीक है, ये मैंने आप लोग को अभी पढ़ाया था ना, तो ये चीज़ आंध्र प्रदेश। बाकी अगर पूछता है कि इसका संस्थापक कौन सा है, गोलकुंडा का संस्थापक, चलिए आप लोग बताइएगा इसके संस्थापक हैं वो कौन से हैं, और साथ साथ में बताइएगा वंश कौन सा है। बाकी इसके संस्थापक गोलकुंडा के कौन हो जाएंगे, कुली कुतुब शाह। कौन हो जाएंगे, कुली कुतुब शाह। देखो कोई भी स्टूडेंट आप लोग जल्दी मत करिएगा, आप लोग आराम से पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, ओनली 26 हैं, साथ साथ में नोट्स भी हैं, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा, कि ताकि आप लोग उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा पढ़ना। ठीक है, एक बार मैं NCERT वाला भी आप लोग को करा दूँगी तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा, कभी दक्कनी शैली भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, बाकी वंश की बात करते हैं, तो वंश कौन सा हो जाएगा, तो कुतुबशाही वंश हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी कौन सा हो जाएगा वंश, कुतुबशाही। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ये तो हो गया गोलकुंडा का। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, चलो क्वेश्चन नंबर नहीं है सॉरी, अहमदनगर है। तो अहमदनगर अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, किसके बारे में, अभी गोलकुंडा के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने देखे थे यहाँ पर कि जो है वो साम्राज्य जो था वो 5 भागों में बटा था, उसके बारे में देखा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं अहमदनगर। तो अहमदनगर को सबसे पहले पढ़ते हैं। अहमदनगर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, मलिक अहमद है, और इसके वंश है निजाम शाही वंश हो जाएगा। ठीक है, समय इसका कौन सा है, 15वीं शताब्दी यानी कि 1490। नेक्स्ट है दक्खनी शैली की जो शुरुआती उदाहरण अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह
प्रथम 1553 के कविता संग्रह में मिलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर दक्षिणी शैली का सबसे ओवरऑल में देखा जाए तो सबसे पहले जो हमें शुरुआती चित्रण जो देखने को मिलते हैं किसके, दक्षिणी शैली के, वो हमें कहाँ मिलते हैं, अहमदनगर में मिलते हैं। और किसके टाइम में मिलते हैं, तो हुसैन निजाम शाह, ठीक है, हुसैन निजाम शाह प्रथम के टाइम में, जिनका टाइम पीरियड कितना है 1553 से लेकर 1565 है और इनकी कविता संग्रह में मिलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग को कविता भी बता देते हैं, वो कौन सी कविता है, उस कविता का नाम है तारीफ़-ए हुसैन शाही। तो तारीफ़-ए हुसैन शाही में सबसे पहले दक्षिणी शैली का क्या मिलता है, उदाहरण मिलता है, ये कह सकते हैं। बाकी हुसैन निजाम शाह का जो प्रथम पुत्र था वो कौन था, मुर्तजा था। और मुर्तजा कौन था, कला प्रेमी था, कला प्रेमी को मतलब कला से प्यार करता था, तो वो कला प्रेमी था, वो हुसैन निजाम शाही का ही पुत्र था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखते हैं हुसैन निजाम शाही, चलिए ये तो हो गया। बाकी अगर बात करते हैं जो चित्रण किया है, इसका जो चित्रण किया है किसने किया है, लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं तारीफ़ हुसैन शाही के कौन है, जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है, और ये जो है चित्रण, यानी कि आप कहने का मतलब मेरी बात का समझ रहे हैं, यानी कि जो दक्षिणी शैली की शुरुआती उदाहरण जो अहमदनगर के हुसैन निजाम शाही प्रथम के कविता संग्रह में मिलते हैं, यानी कि जो इसका टाइम पीरियड है वो कितना है, हुसैन निजाम शाह के समय का है ये। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो यानी कि ये जो है कविता जो है इसने, वो मुर्तजा जो था, ये वाला जो मुर्तजा है हुसैन निजाम शाही का जो पुत्र है, तो मुर्तजा ने अपने पिता की प्रशंसा में इस कविता का चित्रण कराया था। और मुर्तजा बिल्कुल कला प्रेमी ही है, और कला प्रेमी यानी कि सबसे पहले जो उदाहरण मिलता है दक्षिणी शैली का वो तारीफ़ हुसैन शाही में मिलता है, जिसके लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर इसका जो चित्रण करवाया था वो मुर्तज़ा ने करवाया था, अपने पिता प्रशंसा, और उसके पिता कौन है, हुसैन निजाम शाह हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले उदाहरण मिलता है दक्षिणी शैली का। बाकी अब हम बढ़ते हैं प्रभाव। तो प्रभाव क्या है, इसमें मालवा में चित्रित नियमतनामा का प्रभाव रहा है। ठीक है, नियमतनामा का यहाँ पर प्रभाव रहा है मालवा शैली में। मालवा शैली पढ़ी है ना, नहीं पढ़ी है तो मालवा शैली को भी आप लोग को पढ़ा देंगे। बाकी यहाँ पर देखते हैं, ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र है सुल्तान आदिल शाह। ठीक है, कौन है, यहाँ पर अच्छा से लिख देती हूँ। ठीक है, ये जो चित्र है सुल्तान आदिल शाह द्वितीय, जो है सुल्तान आदिल शाह, ये जो है ये तंबूरा जो होता है ना उसको बजाते हुए दिखाया है। ठीक है, ये जो है सुल्तान आदिल शाह, ठीक है, आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, ये द्वितीय है, सुल्तान आदिल शाह द्वितीय तंबूरा बजाते हुए। ठीक है, आदिल शाह किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, समझ रहे हैं ना किसकी बात हो रही है, यूसुफ आदिल शाह, सुल्तान आदिल शाह द्वितीय तंबूरा बजाते हुए। ठीक है, आदिल शाही वंश किस में है, बीजापुर में। ठीक है, यही चीज़ है जो आप लोग को याद रखना है कि अगर आदिल शाह का नाम आता है वो किसकी मतलब कहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो यानी कि किसकी बात कर रहा है, बीजापुर। तो ये कहाँ का चित्र हो गया, तो बीजापुर का हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। तो जब आप लोग को पता है कि ये जो चित्र है आदिल शाह द्वितीय का है तंबूरा बजाते हुए, और इसको चित्रित किया था किसने किया था, फारूक बेग ने किया था। किसने किया था, फारूक बेग ने किया था। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय में है। ठीक है, ये कहाँ पर चित्र है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय में ये चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, नृत्यांगना एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा चित्रित हुए हैं, वो कहाँ पर चित्रित हुए हैं। अब देखो नृत्यांगना, जब आप लोग को पढ़ाएंगे तो नृत्यांगना से संबंधित जो चित्र मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, गोलकुंडा में मिलते हैं। गोलकुंडा में मिलते हैं नृत्यांगना और पासवानों के जो चित्र मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो बिल्कुल गोलकुंडा में मिलते हैं। गोलकुंडा मैंने आप लोग को बता ही दिया है कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। अगर यहाँ पर संस्थापक पूछता है तो कुली कुतुब शाह। ठीक है, कौन हो जाएंगे,
कुली कुतुब शाह हो जाएंगे, बाकी वंश कुतुबशाही वंश हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गोलकुंडा का संस्थापक राजा था। अब देखो यही चीज पूछ लिया है कि संस्थापक राजा है। अब आप लोग को पता है, जब आप लोगों ने वो जो टेबल मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में पढ़ाई है, अगर आप लोगों ने उस चीज को देख लिया है, आपका क्वेश्चन गलत जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे गोलकुंडा का संस्थापक पूछा है, चाहे गोलकुंडा का पूछे, चाहे बीजापुर का पूछे, चाहे अहमदनगर का पूछे, अगर आप लोगों ने लर्न कर लिया है, किसी का पूछे, आप लोग तुरंत बता सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं गोलकुंडा का जो संस्थापक राजा था वो कौन सा था, तो वो हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। बिल्कुल अभी भी बताया है। ठीक है, बाकी आंध्र प्रदेश में है ही, इसके बारे में पूरा बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर, अब देखो ये पिक्चर है। अब देखो पिक्चर को देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हो जाती हैं तो उसको भी आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, और ये वही वाला चित्र है जो बिल्कुल मैंने अभी पढ़ाया था, यानी कि ये जो चित्र है, इस चित्र का नाम है, ये जो चित्र जो है यहाँ पर राजा का, जो राजा एकदम बैठे हुए दिखाया है, और ये कहाँ से लिया गया है, तारीफ़-ए हुसैन शाही। ठीक है, तारीफ़-ए हुसैन शाही किसकी है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। तारीफ़-ए हुसैन शाही किसने लिखा है, हुसैन शाही, और ये भी बताइएगा किसने लिखा है और चित्रण किसके काल में हुआ है। तो यहाँ पर ये जो करवाया था किसने, मुर्तजा ने। जो मुर्तजा ने इसका चित्रण करवाया था, मुर्तजा कौन था, हुसैन निजाम शाही का पुत्र था, और ये हुसैन निजाम शाही ही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बैठे हैं ये हुसैन निजाम शाही हैं, तो उन्हीं का ही चित्र मुर्तजा ने, यानी कि अपने पिताजी के लिए प्रशंसा के लिए इन्होंने इस कविता का चित्रण करवाया था। उस कविता का नाम क्या था, तारीफ़-ए हुसैन शाही। ठीक है, और ये कौन से टाइम का है, तो समझ जाइएगा यहाँ पर अहमदनगर। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, अहमदनगर का हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही जोड़ जोड़ कर आप लोग को पढ़ना है, आप लोग की बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। बस आप लोग को जैसे बता रही हूँ, आप लोग उस तरीके से तैयारी करते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर अहमदनगर। तो इसके चित्र देख लेते हैं अहमदनगर के, वो कौन से हैं। अब हम देखेंगे अहमदनगर के चित्र। तो 1591 से 95 ईस्वी के मध्य अहमदनगर में रागमाला संबंधी चित्र बने, यानी कि आप कह सकते हैं कि रागमाला के सबसे पहले जो चित्र मिलते हैं वो अहमदनगर में ही मिलते हैं। बाकी तो आप लोग को आगे जाके रागमाला संबंधी चित्र बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अगर शुरुआती की बात करते हैं तो अहमदनगर में मिलते हैं, क्योंकि ये 1591 से 95 के मध्य अहमदनगर में रागमाला संबंधी चित्र बने, जिनमें 1591 में बना हिंडोला राग चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो यानी कि सारे रागमाला में मिलाकर सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध चित्र है रागमाला का वो हिंडोला राग है। बाकी यहाँ पर पहला चित्र देख लेते हैं, हिंडोला राग। तो हिंडोला राग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये 1591 ईस्वी का है, और ये संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। दूसरा है रागनी पट हंसिका, तीसरा वसंत राग। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, तारीफ़-ए हुसैन शाही सिंहासन पर बैठे राजा, जो मैंने आप लोग को इसका चित्र भी दिखा दिया है। संग्रहालय कहाँ पर है, भारतीय इतिहास संशोधक मंडल पूना। ठीक है, तो पुणे में ये वाला जो चित्र है तारीफ़-ए हुसैन शाही वाला। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यही वाला चित्र है जो मैंने आपको अभी इससे पहले दिखाया था, यही वाला जो चित्र है जो भारतीय इतिहास संशोधक मंडल पुणे में है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दक्षिण शैली का प्रसिद्ध चित्र है। अब देखो दक्षिण शैली का नर्तक है, रागमेघ है, बाज है, या फिर मारू रागनी है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर। दक्षिणी शैली का तो अगर आता है राग मेघ और ये बाज मारू रागनी, ये तो है ही नहीं, वैसे तो ये मेवाड़ का ही है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रसिद्ध है वो है नर्तक, और नर्तक का जो सबसे ज़्यादा चित्र जो आपको देखने को मिल जाते वो मैंने आप लोग को बताया ही था, नृत्यांगनाओं या फिर जो भी है पासवान थे ना शायद, तो यहाँ पर वही। तो ये जो है ये नर्तक के जो चित्र हैं वो आप लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, गोलकुंडा। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा, गोलकुंडा में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर चित्र है, तो ये हो जाएगा NGMA में हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है, तो बताइएगा बीजापुर जो है किस, अभी तो को
इसमें तो पहाड़ी राजस्थानी से तो कोई मतलब है ही नहीं, बाकी तो दक्खनी शैली हो ही जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं बीजापुर की स्थापना की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो स्थापना हुई है वो कौन सी डेट में हुई है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 1489। ठीक है, तो 1489 में इसकी जो स्थापना हुई है, बीजापुर। तो बाकी अगर स्थान पूछा जाता है कि बीजापुर कहाँ पर है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ, कर्नाटक हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन है बीजापुर के, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे, यूसुफ आदिल शाह हो जाएंगे। तो बाकी अगर कोई स्टूडेंट को नहीं भी लर्न हो पाता है तो एक काम करिएगा, जो मैंने आप लोग को एक टेबल बनाई है, आप लोग उस टेबल को बना लीजिएगा अच्छे से, और उसको अपने पास कहीं भी उसको या फिर कहीं वॉल पर लगा दीजिएगा या अपने बेड के पास या स्टडी टेबल के पास लगा दीजिए, ताकि आप लोग उसको देखें तो उसे हर बार आप लोग उसको रीड कर सकें। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि हाँ, कि बीजापुर का है तो कौन से संस्थापक हैं, कि गोलकुंडा के कौन से होंगे, बीदर के कौन से होंगे, ये सब भूल जाते हैं बार बार। तो यही चीज़ है, तो आप लोग इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं। बाकी बीजापुर किस राज्य की उपशैली हो जाएगी, तो बिल्कुल दक्खनी हो ही जाएगी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यही चीज़ वंश पूछ लेता है तो आप लोग बता सकते हैं कि आदिल शाही वंश हो जाएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनकी विशेषता। अभी अहमदनगर ही चल रहा था, जो नोट्स में चल रहा था वो अहमदनगर चल रहा था। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो अहमदनगर की विशेषता है वो कौन सी है। तो इनकी विशेषता जो है, यहाँ पर ऊंचा गोलाकार क्षितिज बनाया है। ठीक है, ये विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। क्योंकि अगर आप लोग से पूछा जाए कि ऊंचा गोलाकार क्षितिज किसकी विशेषता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ, अहमदनगर की है, यानी कि दक्खनी शैली की विशेषता है। यानी कि यहाँ पर जो है सुनहरा आकाश चित्रण जो फारसी प्रभाव प्रदर्शित करता है। स्त्रियाँ कैसी बनी है, लंबी बनी है, दक्षिण भारतीय ढंग से पहनी हुई धोती, और पुरुषों की वेशभूषा जो है निश्चित रूप से उत्तर भारतीय है। यानी कि जो पुरुषों की जो वेशभूषा है वो कैसी है, उत्तर भारतीय है, और जो यहाँ पर दक्षिणी भारतीय ढंग से पहनी हुई धोती बनी हुई है। ठीक है, बाकी यहाँ पर है छोटी पगड़ी का चित्रण भी प्रारंभिक अकबरी लघु चित्रकारी के प्रभाव में बने हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, जो छोटी पगड़ी बनी है वो प्रारंभिक अकबरी, जैसे कि अकबर काल में बने हैं, तो बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग में उसी चित्रकारी का यहाँ पर प्रभाव दिखने को मिलता है, दक्खनी शैली में मिलता है, जो 1567 की गुलिस्ता के चित्रों में दिखाई देता है। जो गुलिस्ता चित्र है उसमें ये चीज़ देख सकते हैं, पगड़ी का जो चीज़ है। ठीक है, बुखारा शैली में चित्रित है। ठीक है, बाकी यहाँ पर है ये गुलिस्ता वाला जो चित्र है, ये वाला गुलिस्ता जो चित्र है कहाँ पर है, बुखारा शैली है, उसमें ये चित्रित किया गया है, गुलिस्ता वाला। ठीक है, बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, इस शैली में बीजापुर और गोलकुंडा की कला को काफ़ी प्रभावित किया है। इस शैली को, यानी कि जो कौन सी शैली, जो बीजापुर और गोलकुंडा यानी कि अहमदनगर, सबसे पहले हमारा कौन सा था, दक्खनी शैली का सबसे पहले जो था वो था अहमदनगर, और अहमदनगर ने ही फिर उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा में जाकर ये कला को प्रभावित किया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बीजापुर और गोलकुंडा पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्खनी शैली 17वीं शताब्दी के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं, तो बताइएगा। बाकी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, दक्खन शैली के 17वीं शताब्दी के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं। अब दक्खनी शैली के जो 17वीं शताब्दी के जो चित्र हैं, 17वीं शताब्दी आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो चित्र हैं 17वीं शताब्दी का, एक तो हैदराबाद के हैं। ठीक है, हैदराबाद के हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है गोलकुंडा, तो उसी के यहाँ पर बात कर रहा है कि उनके जो चित्र हैं तो वो कहाँ सुरक्षित हैं। तो वो कहाँ सुरक्षित हैं, वो है सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये भी याद रखना, अभी जो मैंने आप लोग को बताया था नजूम उल उलूम वाला, वो चेस्टर बीटी संग्रहालय डबलिन में है। बाकी 17वीं शताब्दी के जो चित्र हैं वो कौन से हैं, वो 16वीं शताब्दी का चित्र था, और ये जो है 17वीं शताब्दी का। ठीक है, ये जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था अभी बीजापुर वाला, वो 16वीं शताब्दी का है, और ये जो दक्खनी शैली वाला है वो 17वीं शताब्दी का है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हाँ कि अभी तो चेस्टर बीटी वाला आया था, अब ये 17वीं शताब्दी आ गया। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी लास्ट में पढ़ा गया था ना, यानी कि गोलकुंडा में। ठीक है, और बीदर वही चीज़।
बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्कन शैली के चित्रों को किन सल्तनत ने विशेष रूप से समृद्ध किया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो दक्कन चित्रकला की जो शैली है, ठीक है, वो चित्रों को किन सल्तनत, अब यहाँ पर सल्तनत मैंने आप लोग को सब बता दिए हैं कि कौन से संस्थापक थे, कौन से राज्य के कौन से संस्थापक थे। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आदिल शाह। ठीक है, आदिल शाह यानी कि बीजापुर। निजाम शाह वो कौन सा हो जाएगा, अहमदनगर हो जाएगा। बाकी कुतुब शाह गोलकुंडा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बीजापुर। अभी हम लोगों ने अहमदनगर पूरा फिनिश कर दिया है, तो अहमदनगर का जो प्रभाव था बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिक प्रभाव रहा। अब यहाँ पर देखते हैं बीजापुर के बारे में देखते हैं। तो इसके जो संस्थापक हैं यूसुफ आदिल शाह हैं। ठीक है, बाकी इसका समय जो है 1489 है। वंश जो है आदिल शाही, यानी कि समय कौन सी बात बता रहा है, समय यानी कि इसकी जब स्थापना हुई थी, यानी कि जब ये राज्य बना था बीजापुर, ये उस टाइम की बात हो रही है। तो उसी का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया है 1489। ये मत सोचिए कि ये दक्कनी शैली का टाइम पीरियड दिया है। दक्कनी शैली का तो टाइम आपका 16वीं से 19वीं है ही, लेकिन यहाँ पर जो बीजापुर का जो स्थापना का जो है, जिस टाइम में ये राज्य बना था, ये उस टाइम का समय पूछ रहा है। बाकी इसका जो समय है, मतलब वंश जो है आदिल शाही वंश हो जाएंगे, क्योंकि संस्थापक तो आदिल शाही थे। बाकी यहाँ पर देखते हैं प्रमुख चित्रण ग्रंथ। तो प्रमुख चित्रण ग्रंथ, इसके बारे में मैंने आप लोग को पूरा बता दिया है। नुजूम उल उलूम है, जिससे ये एक खगोल विद्या का ग्रंथ है, जिसे तारों का विज्ञान और विज्ञान का सितारा भी कहा जाता है। बाकी इसका जो राज्यकाल है, तो किसके राज्यकाल में हुआ है, चांद सुल्तान कला, जो कला पारखी, मतलब कला पारखी था, कला में इंटरेस्ट लेता था, ये कह सकते हैं। तो इसके राज्यकाल में ये जो है इसका चित्रण हुआ है। बाकी ये जो है अली आदिल शाह प्रथम की जो है, यहाँ पर चांद सुल्तान जो है वो कौन है, अली आदिल शाह प्रथम की बेगम है। ठीक है, चांद सुल्तान। बाकी यहाँ पर बात करते हैं, इसका जो समय है 1570 है, यानी कि ये 16वीं सदी का है, और 16वीं सदी का ये चेस्टर बीटी संग्रहालय डबलिन। ठीक है, बाकी चित्रों की जो संख्या है 1876 है। नक्शे मैंने आप लोग को बता दिए हैं। बाकी प्रभाव, इस पर तुर्की का प्रभाव रहा है। बाकी यहाँ पर ये नेक्स्ट देख लेते हैं, यही जो पिक्चर है आप लोग को मैं बता रही थी, नुजूम उल उलूम। ठीक है, ये कौन सी पिक्चर है, ये नुजूम उल उलूम। ठीक है, तो नुजूम अल उलूम। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसका जो है ये कहाँ का हो जाएगा, बीजापुर का हो जाएगा। बाकी ये बीजापुर का है, और जो टाइम पीरियड है 1570 में है। बाकी ये कहाँ पर है, चेस्टर बीटी संग्रहालय डबलिन में है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्कन चित्र शैली जो है, आकृतियां एक सतह पर चित्रित की गई जिनमें दूरी व पास का अभाव था। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं परिप्रेक्ष्य का, या फिर बोल सकते हैं पर्सपेक्टिव या छाया वृद्धि। तो दक्कनी चित्र शैली की जो आकृतियां हैं एक सतह पर चित्रित की गई जिनमें दूरी व पास का अभाव था। बीजापुर, अहमदनगर। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो, हाँ, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है बीजापुर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दक्कन चित्र शैली में आकृतियां एक सतह पर चित्रित की गई थी। जो आकृतियां हैं वो एक ही सतह पर चित्रित की गई थी जिनमें दूरी व पास का अभाव था, तो बीजापुर है। ठीक है, बाकी बीजापुर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मतलब कहाँ पर है पता ही है, तो कर्नाटक हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ पर 1489 इसकी स्थापना हुई थी। बाकी इसके जो है कौन हो जाएंगे, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, बाकी आदिल शाही वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, नृत्यांगना। अब देखो फिर से नृत्यांगना वाला आ गया है, जो मैंने आप लोग को बताया ही था कि अगर नृत्यांगना संबंधित पूछता है या नर्तकी से संबंधित पूछता है कि चित्र यहाँ पर कहाँ पर चित्रित हुए हैं, तो गोलकुंडा, और फेमस भी है तो वो भी बिल्कुल आपका गोलकुंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गोलकुंडा। भी आप लोग को पढ़ाएंगे तो आप लोग को और भी अच्छे समझ में आएगा। बाकी गोलकुंडा पता ही है कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसका जो मतलब कह सकते हैं वंश जो है कुतुब शाही वंश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कुतुब शाही वंश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है आप लोग का, चित्र है। तो बीजापुर के चित्र भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सघन वन में खड़ी स्त्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये तो बहुत ज़्यादा आता है। सघन वन में खड़ी स्त्री कहाँ का चित्र है, तो आप लोग बताइएगा बीजापुर। ठीक है, अहमदनगर का आप लोगों ने जो देखना था वो आप लोगों ने देख लिया। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीजापुर। तो हाथियों की लड़ाई, ठीक ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। चौगान खेलते हुए, ये एक भित्ति चित्र है। ठीक है, एक आप लोग को चित्र मिलेगा, ये एक भित्ति चित्र है, यानी कि जो दीवार पर चित्रित है वो है। बाकी सभी चित्र जो है इतिहास संशोधक संग्रहालय पुणे में है। ठीक है, इतने आप लोग को सभी चित्र जो दिखे हैं, सघन वन में खड़ी स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चौगान खेलते हुए, ये सभी के सभी जो चित्र हैं वो कहाँ पर हैं, इतिहास संशोधक संग्रहालय पुणे में है। नेक्स्ट देखते हैं श्रीराग। श्रीराग है, गौरी रागनी है, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की शबीह है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है कभी कभी हो जाता है श्रीराग भी आ जाता है कि श्रीराग है, तो श्रीराग आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो श्रीराग भी इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं इब्राहिम आदिल शाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मतलब आप लोग समझ सकते हैं बीजापुर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर यहाँ से इनके चित्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग चित्र ज़रूर याद रखिएगा बीजापुर के। बाकी ये इब्राहिम आदिल शाह का जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, ब्रिटिश संग्रहालय प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। बाकी इनके जो चित्रकार हैं तो वो कौन हो जाएंगे, फारूक बेग हो जाएंगे। एक योगिनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, योगिनी का चित्र कहाँ मिलता है, तो वो भी आप लोगों को बीजापुर में देखने को मिल जाएगा, और ये कहाँ पर है, चेस्टर बेटी संग्रहालय, चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन आयरलैंड। ठीक है, तो योगिनी का भी चित्र। ठीक है, तो ये तो आप लोग को मैंने चित्र बता दिए हैं, ये तो चित्र आप लोग बहुत एकदम रट लीजिएगा। आप लोग को ये जैसे ही आप लोग को यहाँ पे क्लास फिनिश होती है, आप लोग उसको ज़रूर टाइम निकालते हुए ज़रूर तैयार करिएगा, साथ साथ में तैयार भी करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नुजुम उल उलूम नामक चित्र ग्रंथ जो खगोल विद्या पर आधारित है, ये तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है, किसके काल में लिखा था और चित्रित हुआ था। ये तो आप लोग का आसान हो गया, यानी किसकी बात कर रहा है, बीजापुर की बात कर रहा है। ठीक है, तो नुजुम उल उलूम यहाँ पर किसका हो जाएगा, तो आदिल शाह, कौन से समय में, तो आदिल शाह प्रथम। ठीक है, आदिल शाह जो है प्रथम हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पर दोनों ही प्रथम लिखे हैं, चलो एक का सेकंड कर दो, बाकी यहाँ पर कोई सा भी लगा दो, चाहे ये लगा दो, ऊपर लगा दो, चाहे इसको सेकंड कर दो। बाकी ये याद रखना है कि आदिल शाह जो है प्रथम है, और बाकी यहाँ पे नुजुम उल उलूम जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बीजापुर का। ठीक है, तो बीजापुर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर इसके जो है वंश कौन हो जाएंगे, तो आदिल शाही वंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोग का, नुजुम उल उलूम का बता ही दिया था। बाकी कहाँ पर है ये भी बता दिया था कि कहाँ पर है, चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो आपको बताती जा रही हूँ तो आप लोग उसको तैयार करते जाइएगा, चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12 है, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली, यानी कि जो गोलकुंडा में है, अब गोलकुंडा की बात है, कौन सी शैली फैली है, तो यहाँ पर एक ही है, पाल शैली से तो कोई मतलब नहीं है नाती, बाकी दक्षिणी शैली हो जाएगा। और गोलकुंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, कुतुबशाही वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलो यहाँ पर देख लेते हैं, फारूक बेग देख लेते हैं। अब देखो फारूक बेग किस में था, फारूक बेग किस में हो जाएगा, यानी कि बीजापुर। तो बीजापुर में जिन्होंने इब्राहिम आदिल शाही की शबीह बनाई थी, ये उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर फारूक बेग में पढ़ते हैं। अब देखो फारूक बेग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो कलाकार है वो मुगल का था। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं, यह ईरान कलमाक का निवासी था। कहाँ का निवासी था, ईरान का था, कलमाक का निवासी था। तो 1580 में ये कहाँ आया था, भारत आया था। और जो बीजापुर का टाइम है वो कितना टाइम है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1489 में हुई थी। तो पहले इसने कहाँ काम किया था, मुगल में काम किया था, फिर उसके बाद यहाँ पर दक्कनी में। तो यहाँ पर ये जो है 1580 में कहाँ आया था, भारत में आया था। और इसने अकबर, जहांगीर और बीजापुर, इसने तीनों ही जगह काम किया है। ठीक है, मतलब इतनी जगह में काम किया है, अकबर के टाइम में किया है, जहांगीर के टाइम में किया है, फिर बीजापुर में काम किया है। बाकी यहाँ पर जहांगीर के समय में यह दक्षिणी शैली के संपर्क में आया, और ये जो है जहांगीर के ही काल में यह बीजापुर गया था, यानी कि जब जहांगीर का टाइम पीरियड चल रहा था उसी टाइम में ये कहाँ आया, बीजापुर आया। यानी कि आप लोग कह सकते हैं जो बीजापुर के जो चित्र मिलते हैं 15वीं 16वीं, ठीक है, बीजापुर के जो चित्र मिलते हैं मतलब 16वीं शताब्दी के, और 16वीं शताब्दी में यहाँ पर भी टाइम था जहांगीर का, तो इसी टाइम में ही ये कहाँ आ गया था, बीजापुर में आ गया था, मतलब 16वीं से 17वीं शताब्दी। ठीक है, ये कह सकते हैं।
तो बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, बीजापुर शैली मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी। तो बीजापुर जो शैली है वो सबसे ज्यादा, अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन ये वाला, कि यहाँ पर मुगल शैली से प्रभावित अगर आप लोग को चारों ऑप्शन दे दिए जाए, गोलकुंडा दे दिया जाए, बीजापुर दे दिया जाए, अहमदनगर दे दिया जाए, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो आप बीजापुर ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुगल शैली का सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो कहाँ पर था? बीजापुर में था, जिसके कारण यहाँ पर चित्रकार, मतलब इसका कारण जो था वो फारूक बेग था। यानी कि जो बीजापुर का जो प्रसिद्धि का कारण था, जिसका जो मुगल काल का जो प्रभाव था, वो इसका कारण ये था कि फारूक बेग था। तो फारूक बेग ने बहुत सारे चित्र भी बनाए हैं, जैसे कि नुजूमुल उलूम वाला जो हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, अब फारूक बेग ने बनाए हैं, तो यानी कि जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, इब्राहिम आदिल शाह की सब बनाई, तो यहाँ पर प्रभाव तो पड़ना जायज ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, दक्खनी शैली। दक्खनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? तो बंगलौर, बड़ौदा, कोयबंटूर या फिर बीजापुर। तो यहाँ पर इसका है, तो बिल्कुल दक्खनी शैली है, तो दक्खनी शैली का नाम ही आया है, तो बिल्कुल यहाँ पर बीजापुर हो जाएगा। और बीजापुर कहाँ पड़ता है? तो बिल्कुल कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर यूसुफ आदिल शाह, इसके संस्थापक आदिल शाही वंश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 14 है, संगीत से संबंधित। अब देखो यहाँ पर देखो संगीत से संबंधित आ गया है, ठीक है। तो संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? बारहमासा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऋतु से संबंधित होता है। रागमाला? तो बिल्कुल रागमाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पर बीजापुर के बारे में देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बीजापुर में ये भी चल रहा था ना फारूक बेग, तो फारूक बेग के बारे में बता दिया है, और बीजापुर का जो है यहाँ पर स्थापना समय ये सब बता दिया है, बाकी यहाँ पर प्रभाव ये सब बता दिया है। बाकी बात करते हैं, बीजापुर शैली की सर्वाधिक उन्नति इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय में रही, ठीक है। यहाँ पर जो कहने का मतलब है, जैसे कि बीजापुर में अभी आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे यहाँ पे संस्थापक तो जो थे, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जो संस्थापक थे वो कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे, जो यूसुफ आदिल शाह थे। लेकिन बीजापुर शैली की सर्वाधिक जो उन्नति हुई है वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय में हुई है। ये चीज याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। यानी कि जो बीजापुर के जो संस्थापक थे वो कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे, और आदिल शाही वंश था। और ये जो यानी कि बीजापुर शैली की जो सर्वाधिक उन्नति हुई है वो इब्राहिम आदिल शाह के समय में हुई है। अब ये इब्राहिम आदिल शाह कौन है? वो एक लेखक भी हैं, चित्रकार भी हैं, और संगीत के भी शौकीन थे। इब्राहिम आदिल शाह जो हैं ये संगीत के शौकीन भी थे। पुस्तक का नाम जो है नवरस है, ठीक है। इनकी जो पुस्तक है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? नवरस। जो चित्र है, रागमाला के अनेक चित्र गुजरात व राजपूताना प्रभाव से बने थे। रागमाला के जो चित्र बने हैं वो गुजरात व राजपूताना प्रभाव से बने थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके, ये जो आप लोग को मैंने चित्र दिखाया था, एक मैंने अभी आप लोग को बताया था बीजापुर में योगिनी, इसको ऊपर कर देती तो आप लोग को समझ में आएगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं ये योगिनी है, ठीक है। ये जो है योगिनी, और ये कहाँ का चित्र है? बीजापुर का है। और बीजापुर में कहाँ का? यानी कि 17वीं शताब्दी का, ठीक है। तो ये जो है 17वीं शताब्दी का है, और ये कहाँ पर है? चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में है, ठीक है, याद रखिएगा। चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में है। और जो 17वीं शताब्दी के जो चित्र मिले हैं दक्खनी शैली के, वो कहाँ मिले हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वो सालार जंग में मिले हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, चित्रकारी का दक्खनी शैली के किसके समकालीन है? जैन चित्रकारी, मुगल चित्रकारी, राजस्थानी या फिर कंपनी। अब देखो यहाँ पर वही चीज पूछ रहा है कि चित्रकारी का दक्खनी शैली किसके समकालीन है। अब जैन चित्रकारी इनसे से तो होगा नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? मुगल चित्रकारी। अब मुगल चित्रकारी का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो किस में पड़ा है? वो बीजापुर में पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 16 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, दक्कन शैली के केंद्रों को सही कालक्रम में लगाइएगा। अब देखो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा अहमदनगर पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अहमदनगर सबसे पहले ही आया है, तो वैसे भी अहमदनगर में दक्खनी शैली के सबसे पहले चित्र मिलते हैं। तो अहमदनगर, फिर बीजापुर, फिर गोलकुंडा और बीदर, ठीक है।
ये हो जाएगा। बाकी टाइम पीरियड आप लोग को मैंने सब लिखवा रखा है, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं बीजापुर की विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, अभी आप लोग के अहमदनगर और बीजापुर अभी 2 हुए हैं राज्य। बाकी बात करते हैं इनकी जो विशेषताएं हैं वो हैं, चेहरे जो हैं कैसे बने हैं, एकदम चमकदार बने हुए हैं। तो बाकी यहाँ पर है अग्रभूमि, ठीक है, यानी कि जो आगे की भूमि है उसमें फूलों की सजावट करते हुए दिखाया है। जैसे आप लोगों ने अभी योगिनी वाले चित्र जो देखा था उसमें यही चीज दिखाया है, फूलों की सजावट करते हुए दिखाया है। बाकी स्थापत्य जो है वो गोल गुंबद, देखो ये बीजापुर के बहुत ही ज्यादा, बीजापुर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। स्थापत्य है तो स्थापत्य देख लेना। गोल गुंबद कहाँ है, तो गोल गुंबद ये बीजापुर में है, बीजापुर कर्नाटक में है। और कभी कभी पूछ लिया था कि गोल गुंबद क्या है, तो गोल गुंबद क्या है, एक मकबरा है। और मकबरा किसका है, इब्राहिम आदिल शाह का है। तो यहाँ पर आदिल शाह शासकों के समय इब्राहिम का रौजा, 7 मंजिला महल और मेहता महल, ठीक है। तो बीजापुर शैली पर मोहम्मद आदिल शाह के समय में यूरोपियन प्रभाव पड़ने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोहम्मद आदिल शाह हैं उन पे पर जो क्या है यूरोपियन प्रभाव पड़ने लगा, ठीक है। सर्वाधिक प्रभाव जो है मुगल का ही रहा है, ये चीज मैंने आप लोग को पहले ही बता दी है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है, तो ऑप्शन है अहमदनगर, पुणे, कोल्हापुर। देखो इनसे तो कोई मतलब है नहीं, मैंने आप लोग को भी बताया था दक्कनी शैली में एक चित्र बताया था, कौन सा, तारीफ ए हुसैन शाही, ठीक है, अभी बताया था ना, तारीफ ए हुसैन शाही जो सिंहासन में बैठे थे। तो यहाँ पर जो है मतलब तारीफ हुसैन शाही से ये जो चित्र लिया गया था, राजा वाला जो चित्र है, ठीक है, बैठे हुए जो राजा हैं वो, तो ये जो चित्र जो था वो कहाँ पर था, पूना में था, वो चित्र कहाँ था, पुणे में था। तो वही चित्र है यहाँ पर दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का जो संग्रह कहाँ पर है, तो पुणे में हो जाएगा। जो कौन सी शताब्दी का था, वो 16वीं शताब्दी का था, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, बीजापुर गोलकुंडा शैली में, एक मिनट, बीजापुर गोलकुंडा शैली किस शैली के भाग के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर है मुगल शैली, पश्चिमी भारतीय स्कूल, दक्कन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बीजापुर और गोलकुंडा की बात कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये जो है दक्कनी स्कूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, दक्कनी स्कूल। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, चलो बाकी अब हम गोलकुंडा के, अब हमने 2 राज्य पढ़ लिए, एक अहमदनगर पढ़ लिया है, दूसरा है बीजापुर। अब हम बढ़ते हैं तीसरा गोलकुंडा। गोलकुंडा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी गोलकुंडा जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। स्थापना 1512 है जो स्थापना हुई है गोलकुंडा की। बाकी संस्थापक कुली कुतुब शाह है, वंश कुतुब शाही वंश है। चित्रकला का जो वास्तविक संस्थापक था, ठीक है, वो कौन है, इब्राहिम कुतुब शाह है, ठीक है। ये जो है कौन है, कुली कुतुब शाह, तो उन्हीं का ही पुत्र है इब्राहिम कुतुब शाह। ये चित्रकला का वास्तविक संस्थापक है, मतलब ये कह सकते हैं जो सिर्फ गोलकुंडा का जो संस्थापक था वो कुली कुतुब शाह, लेकिन यही चीज गोलकुंडा शैली बन गई, यानी कि जो चित्रों की बात आ गई, तो यहाँ पर इसका जो संस्थापक हो गया वो कौन हो गया, इब्राहिम कुतुब शाह हो गया, ठीक है, जो कुली कुतुब शाह का पुत्र था। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम कुतुब शाही जो राजा थे वो कौन थे, अबुल हसन थे, ठीक है, जो अंतिम कुतुब शाही जो राजा थे वो अबुल हसन। बाकी इसके समय जो है रागमाला का चित्रण हुआ है, ठीक है, किसके समय में, जो है अंतिम कुतुब शाही जो थे अबुल हसन, इनके समय में रागमाला का चित्रण हुआ है। ग्रंथ का चित्रण जो है यहाँ पर कौन से, दीवाने हाफिज, ठीक है, यहाँ पे वो दूसरा था, तारीफ हुसैन शाही कहाँ का है, वो आप लोगों का हो जाएगा अहमदनगर का। और ये जो है दीवाने हाफिज जो है, ये जिसका समय है 1610 से लेकर 1620 के मध्य बना है इस ग्रंथ का चित्र, यानी कि 17वीं शताब्दी के चित्र जो पूछे गए थे, जो सालार जंग हैदराबाद में पूछे गए थे, तो ये जो पूछा गया था वही 17वीं शताब्दी का बना है, यानी किसकी बात कर रहा है, गोलकुंडा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो 17वीं शताब्दी में जब डच व्यापारियों द्वारा सुल्तानों की छवियों को यूरोप लेकर जाया गया, मतलब जो है तब गोलकुंडा कला प्रसिद्ध हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 17वीं शताब्दी में जब डच व्यापारियों द्वारा सुल्तानों की छवियों को यूरोप से लेकर यहाँ पर जाया गया, तब ये गोलकुंडा मतलब प्रसिद्ध हो गई,
ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर किसका अधिकार, मतलब ये कह सकते हैं किसके द्वारा, डच व्यापारियों द्वारा। तो डच व्यापारी द्वारा ही ये लेकर आए थे, सुल्तानों की छवियों को यूरोप से लेकर आए थे। बाकी यहाँ पर है, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आप लोग यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, ये वाली पिक्चर, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पर, ये गोलकुंडा का ही चित्र है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये गोलकुंडा का ही चित्र है, ठीक है। ये जो है चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये गोलकुंडा का चित्र है। और गोलकुंडा का जो चित्र बना है ये 1590 में है, और इस चित्र का नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने जो है नृत्य प्रस्तुतिकरण। अब नृत्य प्रस्तुतिकरण यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये, ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं गोलकुंडा। तो गोलकुंडा में आप लोगों ने एक भी और पढ़ा होगा, नृत्य करती हुई जो है ज्यादा चित्र गोलकुंडा में ही बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, गोलकुंडा से आप लोग पिक्चर देख लेंगे तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं यह चित्र कहाँ पर है, तो यह चित्र हो जाएगा ब्रिटिश संग्रहालय, ठीक है। तो ये जो चित्र है कहाँ पर हो जाएगा, ब्रिटिश संग्रहालय में ये हो जाएगा। ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ, लंदन, ठीक है। तो ये जो है लंदन में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो चित्र है ये कौन सा है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद गलत लिखा है, चलिए। तो ये जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ना है, बोर नहीं होना है, मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ, ठीक है। बोर होना है तो बिल्कुल भी एकदम बंद ही कर दो, बिल्कुल, ठीक है। बाकी इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है, बाकी फिर जब मन करे तब उसको पढ़ना। तो बस ये है, ज़बरदस्ती में बिल्कुल भी मत पढ़ना कोई भी। चलिए, तो बाकी अब बढ़ते हैं। ये तो पिक्चर आप लोग जानी पहचानी लग रही होगी, यहाँ पर किसकी पिक्चर है बताइएगा। चलो उसकी पिक्चर के बारे में, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो है भित्ति चित्र का, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पर एक तो भित्ति चित्र मिला है, अभी आप लोगों ने देखा था। कहाँ पर भित्ति चित्र मिला है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अभी आप लोग को बताया था, इसके बारे में अभी आप लोग को पढ़ाते हैं। पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है यहाँ पर, एक मिनट, जो है अपनी बागमती, ठीक है, बागमती जो है के सम्मान में 1589 में नई राजधानी हैदराबाद बनाई, ठीक है। यहाँ पर गोलकुंडा की बात हो रही है, और गोलकुंडा में कहाँ है, हैदराबाद है। अब यहाँ पर किसने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह कौन थे, चित्रकला के वास्तविक संस्थापक थे। तो इन्होंने अपनी बागमती के जो सम्मान में 1589 में, यानी कि 16वीं शताब्दी में एक नई राजधानी कौन सी बनाई, हैदराबाद बनाई। अब भी राजधानी बनी है, अभी शैली नहीं बनी है, चित्रकला से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 16वीं शताब्दी में क्या है, राजधानी बनी थी, मतलब जो है राजधानी बनाई। बाकी गोलकुंडा के पतन के पश्चात, जैसे गोलकुंडा का पतन हो गया, उसके पश्चात मीर निजाम अली खां आसफ जहां द्वितीय ने हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब यहाँ पर उसके बाद गोलकुंडा का जो पतन हुआ था, और मीर निजाम अली खां जो थे, यानी कि जिसे आसफ जहां द्वितीय भी कहा जाता था, तो हैदराबाद को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक नई शैली का सूत्रपात किया। इसने जो है, यानी कि इन्होंने अपनी प्रशंसा में 1793 ईस्वी में तुजुक ए आसफी ग्रंथ लिखवाया। किसने, और चित्रित करवाया। किसने, किसकी बात हो रही है, आसफ जहां द्वितीय, ठीक है। ये किसके समय में बात हो रही है, आसफ जहां द्वितीय के समय बात हो रही है। तो इन्होंने ही यहाँ पर तुजुक ए आसफ जो है आसफी ग्रंथ लिखवाया, और इवन यहाँ पर इन्होंने चित्रित भी करवाया, ठीक है। इसको चीज को याद रखिएगा। और जब हैदराबाद है तो हैदराबाद पर तो गोलकुंडा का प्रभाव होगा ही, जबकि गोलकुंडा के पतन होने के बाद ही हैदराबाद राजधानी बनी थी, ठीक है। चलिए, तो बाकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीजापुर के विशाल दुर्ग संत, एक मिनट, जो है संत मजला महल, गोल गुंबद आदि के विशाल भवनों को स्थापत्य का उत्तर समन्वय दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पर पूछ रहा है कि हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई का, चीनी फारसी या पूर्वी पश्चिम। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये जो है बीजापुर के विशाल दुर्ग, संत मजला महल, अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया ही था स्थापत्य, तो बिल्कुल यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महमूद गवाह का मदरसा बहमनी सल्तनत ने अंतर्गत क्षेत्रीय भारत इस्लामिक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह स्मारक कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो यहाँ पर महमूद गवाह का मदरसा ही तो पूछ रहा है,
तो बिल्कुल बीदर हो जाएगा। ठीक है, तो बीदर अब आया है। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा बीदर के जो संस्थापक हैं वो कौन है। तो बीदर आप लोग को वही पढ़ाया है ना, तो जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट कमेंट करके। बीदर का आसान भी है ना, तो बीदर का आसान भी है, जैसे कि बरीद शाही, बीदर से बरीद, है ना। चलिए, तो बाकी बरीद शाही बाकी है, यहाँ पर अली बरीद हैं इसके जो संस्थापक हैं। ठीक है, अली बरीद। बाकी अगर बाई चांस किसी को नहीं मिल रहा है तो बाकी स्टार्टिंग में मैंने नोट्स में ही बता दिया है, जितने भी राज्य हैं इसको याद करिएगा। बाकी यहाँ पर देखते हैं हैदराबाद। अभी हैदराबाद की बात चल रही है, गोलकुंडा। ठीक है, तो हैदराबाद में ब्रिटिश प्रभाव से जो है कांच पर भी चित्रण किया, मतलब कार्य हुआ था। कांच पर चित्रण का प्राचीनतम उदाहरण हैदराबाद के एक मंदिर से प्राप्त हुआ है। अगर कांच का सबसे पहले उदाहरण जो मिलता है तो वो कहाँ मिलता है, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे तंजौर पढ़ते होंगे तो कांच पर चित्रकारी का, वही चीज इस पे कांच पर चित्रण का जो सबसे पहले जो उदाहरण मिलता है वो कहाँ मिलता है, हैदराबाद में मिलता है। बाकी यहाँ पर गोलकुंडा के चित्र देख लेते हैं, वो कौन से है। गोलकुंडा के चित्र जो 1590 में बनाया है, तो ये चित्र का नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने नृत्य प्रस्तुत करती जो है, यहाँ पर ये कह सकते हैं स्त्री या फिर नृत्यरत या भी बोल सकते हैं, तो वही चीज है प्रस्तुतिकरण। बाकी यहाँ पर बात करते हैं संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन यूके में है। बाकी एक बगीचे में कवि मोहम्मद अली, गोलकुंडा में का है ये चित्र संग्रहालय, ललित संग्रहालय, बोस्टन संग्रहालय जो है यूएसए में। क्वेश्चन नंबर है 21 है, 1610 से लेकर 1620 के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई थी। अब देखो यहाँ पर 16 से 17 से 16 से 20, यानी कि जब भी 17वीं शताब्दी की बात आए तो आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गोलकुंडा की बात हो रही है। और यहाँ पर जब गोलकुंडा की बात है तो उनमें से एक ही जो है बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, दीवाने हाफिज। ठीक है, तो दीवाने हाफिज जो है ये हो जाए, क्योंकि इसका ही टाइम था, वो कौन सा टाइम था, 1610 से 1620 के मध्य हुआ है। ठीक है, और यही चीज मैंने आप लोग को बताया था। एक दूसरा चित्र है, कौन सा, तारीफ ए हुसैन शाही, ये कौन सी हो जाएगा, ये 18वीं शताब्दी का हो जाएगा। ठीक है, जो कहाँ पर संग्रहित है, इतिहास संशोधक संग्रहालय में है, और ये कहाँ का है, तारीफ ए हुसैन शाही कहाँ का हो जाएगा, अहमदनगर। ठीक है, ये जो है कहाँ पर, तारीफ ए हुसैन शाही जो है वो कहाँ का हो जाएगा, अहमदनगर। ठीक है, और यही चीज अगर पूछा जाए, देखो दोनों इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि आप लोग को मैं बता देती हूँ शुरू से। जैसे कि नुजूम उल उलूम की बात करता है तो ये कहाँ का हो जाएगा, बीजापुर का। ठीक है, ये नुजूम उल उलूम की बात आए तो समझ जाइएगा ये बीजापुर की बात कर रहा है, जो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तारीफ ए हुसैन शाही की अगर बात कर रहा है तो समझ जाएगा यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है, अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर। ठीक है, जो सबसे पहला जो राज्य पड़ता है, सबसे पहला वाला अहमदनगर। ठीक है, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। फिर बात आती है दीवाने हाफिज, जो इसका हो गया, गोलकुंडा का हो गया, यही राइट आंसर है। ठीक है, एक आता है कौन सा, तुजुक ए आसफी। ठीक है, तुजुक ए आसफी जो लिखवाया था, ठीक है, किसने, आसफ जहां द्वितीय। एक है आसफ जहां द्वितीय ने लिखवाया था, जो कौन सा, उसका चित्रण भी करवाया था, क्या नाम है, तुजुक ए आसफी। ठीक है, ये सब एक जैसे लगते हैं ना, इसलिए बता दे रही हूँ, तुजुक ए आसफी। ये तीनों आप लोग बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तुजुक ए आसफी जो है वो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, गोलकुंडा, मतलब ये कह सकते हैं हैदराबाद कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुजुक ए आसफी जो 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली के एक अंग के रूप में जानी जाती है, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली या फिर दक्कन शैली। अब तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, तो बीजापुर गोलकुंडा तो बिल्कुल यहाँ पर दक्कनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, चलो हैदराबाद शैली के चित्र भी देख लेते हैं। तो हैदराबाद के जो चित्र शैली है वो कौन सी है, नर्तकियां हैं, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो, और दूती द्वारा यहाँ पर बधू का मार्गदर्शन। स्थापत्य कौन से हैं हैदराबाद में, जैसे कि हैदराबाद में चार मीनारी है, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण समय 1591 है। शासक कौन है, कुली कुतुब शाह है। ठीक है, बाकी यहाँ पे गोलकुंडा का जो प्रसिद्ध चित्र है, चांद बीबी चौगान खेलते हुए,
यहाँ पर अलग अलग रंगों पर यहाँ पर घोड़ों पर 4 महिलाओं को सवार दिखाया है। तो गोलकुंडा का जो प्रसिद्ध चित्र है अभी आप लोग को दिखाते हैं, पड़ोस में एक अन्य महिला भी है। देखो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो चांद बीबी चौगान बीबी पोलो खेलते हुए जो है अलग अलग रंगों के साथ यहाँ पर घोड़े पर 4 महिलाओं को सवार करते हुए दिखाया है, पड़ोस में अन्य महिला भी है। ठीक है, चित्र कहाँ गया? चलो चित्र शायद ऊपर चला गया है ना, चलो ऊपर होगा तो आप लोग को दिखा देती हूँ। यही चीज़ है कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर 4 महिलाएं हैं जो कहाँ पर हैं? घोड़े पर है, और पड़ोस में एक महिला है। यहाँ पे ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो यहाँ पे चौगान पोलो खेलते हुए जो है कितनी स्त्रियां हैं, तो आप लोग बता सकते हैं टोटल तो पूरी 5 हैं, बाकी घोड़े पर 4 स्त्रियां हैं। बाकी यहाँ पर है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने इसके बारे में बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, ये हो गया है ना, हाँ ये हो गया है, बाकी ये भी हो गया है। बाकी यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 23, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार सुलेखक भी था, तो वो कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर किसका नाम लिया जा रहा है? इब्राहिम आदिल शाह। मैंने आप लोग को भी बताया था इब्राहिम आदिल शाह जो हैं द्वितीय। कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, यानी कि किसकी बात कर रहा है? ये बीजापुर की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? बीजापुर। तो बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था? उन्नति हुई थी, यानी कि जो है कला का जो आप लोग देख सकते हैं चरमोत्कर्ष या विकास देख सकते हैं, वो कौन सा? यहाँ पर उन्नति जो हुई थी वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय में हुई थी। ठीक है, अगर यही चीज़ बात करते हैं यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? जो स्थापना करी है किसकी? गोलकुंडा की। ठीक है, तो गोलकुंडा की यहाँ पे जो संस्थापक हैं कौन है? यहाँ पर कौन हो जाएंगे? एक मिनट, यहाँ पे जो है गोलकुंडा के संस्थापक मोहम्मद जो है, एक मिनट, ये जो है गोलकुंडा। ठीक है, तो गोलकुंडा जो है इसके जो है संस्थापक हो जाएंगे। अगर यही चीज़ बात करते हैं मोहम्मद आदिल शाह जो प्रथम है, ठीक है, ये कहाँ के हो जाएंगे? ये भी बीजापुर के थे। जब प्रथम है तो फिर ये भी संस्थापक। बाकी अगर हम बात करते हैं हुसैन निजाम शाह, तो हुसैन निजाम शाह ये आप कहाँ देखेंगे? ये देखेंगे अहमदनगर में। ठीक है, अहमदनगर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से क्या दक्कनी चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? अब यहाँ पर क्या है? वास्तविकता के साथ संबंध, सघनपूर्ण समूह, रिच फॉलिएज, चित्ताकर्षक आरेख राही और कल्पना के तत्व। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात कर रहा है विशेषता का। अब देखो कल्पना के तत्व हैं, मतलब इमेजिनेशन से बनाए ही गए हैं। बाकी बात करते हैं फाइन ड्राफ्ट्समैनशिप भी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर है इसका सघन वर्ण समूह, यानी कि जो है मतलब पास में जो चित्र बनते हैं वो चीज़, तो यहाँ पर ये भी है। बाकी है वास्तविकता के साथ संबंध, यानी कोई भी जो है यहाँ पर रियलिस्टिक, ये जो है वास्तविकता के साथ संबंध यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाया गया है। बाकी बढ़ते हैं, लास्ट है यहाँ पर थोड़ी विशेषताएं भी देख लेते हैं गोलकुंडा की। तो गोलकुंडा जो में है स्त्रीय आकृतियों को पूर्ण आभूषण युक्त बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे गोलकुंडा में बने जो है, क्योंकि यहाँ पर डांस करने वाली जो थी यहाँ पे आपने उसको भी देखा, और यहाँ पर गोलकुंडा में वो भी देखा होगा जो नृत्यरत वाली हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर है गोलकुंडा ने बने चित्र ईरान व यूरोपीय देशों को भेजे जाते थे। जो गोलकुंडा में बने चित्र थे वो ईरान और यूरोप में भी भेजे जाते थे, और इसी वजह से जो है यहाँ पे डच प्रभाव भी रहा है, ये भी आप लोगों को पता है, मतलब उनकी वजह से ही आगे जाके बढ़ा। जो दक्षिणी शैली का जो मिलता है, ये कह सकते हैं कि आगे जाके जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ी तो उन्हीं की वजह से बढ़ी है। तो वर्तमान में गोलकुंडा को हैदराबाद के नाम से भी जानते हैं। बाकी जिनका प्रमुख बंदरगाह मछलीपट्टनम है, ये भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि यहाँ पर जो बंदरगाह पूछ लिया था है कौन सा है बंदरगाह, तो आप लोग बता सकते हैं मछलीपट्टनम। बाकी क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला दक्षिणी शैली के सही काल अनुक्रम में है?
तो यहाँ पर ये भी तुरंत बता देंगे, भी आया ही था, तो बिल्कुल यहाँ पर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा दक्खनी शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल किस लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल यहाँ पर गोलकुंडा हो जाएगा, जो मैंने आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है, लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है। योगिनी जो धारा के पास बैठी हुई, जो मैंने अभी आप लोग को चित्र भी दिखाया था, वैसे तो वो खड़ी हुई दिख रही थी, लेकिन धारा के पास बैठी योगिनी, आई थिंक वही वाला चित्र है जो आप लोग को दिखाया है। यहाँ पर योगिनी का चित्र भी बोल देते हैं, योगिनी का चित्र। तो ये कहाँ पर है? तो बिल्कुल किस में हो जाएगा? तो बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, जो कहाँ पर चित्र है ये? बीजापुर में धारा के पास बैठी योगिनी कहाँ पर है? चेस्टर बीटी संग्रहालय। ठीक है, यहाँ पर चेस्टर बीटी, जब बीजापुर की बारी है तो यहाँ पर चेस्टर बीटी संग्रहालय, डबलिन। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग एक कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में ना इतना ज़्यादा सिलेबस होगा तो समझ में भी नहीं आएगा, क्या क्या याद करें, क्या क्या पढ़ें, समझ में नहीं आएगा। जितना भी याद किया होगा उस इससे स्ट्रेस में और भूल जाएंगे। तो अभी से ही सब कुछ जो भी है वो सब बनाते जाएँ, जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊँ उसको आप लोग नोट्स बनाते रहें और उसको लर्न करते जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। नज़ूम उल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? ये तो बहुत बार आ ही चुका है, तो चेस्टर बीटी संग्रहालय डबलिन में हो जाएगा। बाकी ये कहाँ पर मिला है? तो बिल्कुल बीजापुर का चित्र है, ये भी याद रखिएगा। और ये बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है। और बाकी अगर बात करते हैं ये किसके समय में बिया है, तो यहाँ पर आदिल शाह प्रथम हो जाएगा। ठीक है, तो बीजापुर में जो है यहाँ पर आदिल शाह प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29 है, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया है? लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो मुगल पहाड़ी, अहमदनगर या फिर दक्कन। तो बिल्कुल हिंडोला राग और नृत्यकृत वाला और नृत्यकृत, और ये जो है यहाँ पर डांस वाला जो चित्र है वो गोलकुंडा से हो जाएगा। अगर यहाँ पर हिंडोला राग की बात करता है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अहमदनगर हो जाएगा। और ये किसके किसके बीच में बना है? तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो है यहाँ पर मान के सकते हैं कि 16वीं शताब्दी। ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ 15वीं, मतलब 16वीं शताब्दी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को मैंने बता ही दिया है। बाकी आप लोग इसको पढ़िएगा, अहमदनगर पढ़िएगा, गोलकुंडा पढ़िएगा, बीजापुर पढ़िएगा, जो हैदराबाद पढ़िएगा, पूरा आप लोग को बता दिया है। ठीक है, बाकी आप लोग से पूरी कोशिश मैं यही कहूँगी कि बार बार आप लोग से यही चीज़ कहती हूँ कि साथ साथ में आप लोग तैयार करते जाइएगा। आपकी पूरी यूथ जो है जितने भी टॉपिक हैं आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। और ये जो टॉपिक है मैंने इसीलिए थ्योरी के साथ पढ़ा है कि ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो उसको क्वेश्चन करने में। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप लोग आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बस आप लोग का एक और रह गया है, जब आप लोग का 12th वाला पढ़ाएंगे, जब NCERT पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जल्दी ही बस ख़त्म होने वाला है वो वाला भी NCERT 11th क्लास का। ऐसे ही फिनिश होने के बाद तुरंत आप लोग को 12th क्लास का पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसको भी बहुत अच्छे ध्यान से पढ़िएगा, वो तो 12th वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, आप लोग ये पढ़ लेंगे तो आप उसको भी पढ़ाएंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। आप लोग का क्लास ऐसी चलती रहेगी। बाकी अभी तक तो रिकॉर्डेड ही ले पाती हूँ, तो बाकी तो बस यही चीज़ है कि आप लोग को तो मेरा पढ़ाने से मतलब है कि आप लोग को बस पढ़िएगा। बस आपको ये सब नहीं देखना है कि लाइव है कि कब है, जब भी आपका मूड करे बस आप लोग उसको वीडियो देखें। ठीक है, क्योंकि जो है कि आप लोग की बस क्लास मिस ना हो, बस ये पूरी कोशिश मैं यही चीज़ करती हूँ कि आप लोग की क्लास मिस ना हो। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और सिलेक्शन लेके आइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो एक प्यार भरा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।